नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित करा। दोस्तों, एमपीपीएससी प्री का एग्जाम हो चुका है। अब बात आती है सर फॉरेस्ट सर्विस मेंस की तैयारी कैसे करें। दूसरा, कई बच्चों को अभी तक एग्जाम पैटर्न नहीं पता, सिलेबस नहीं पता। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और मेंस की सटीक रणनीति आपको बताने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचा है कम। क्यों बचा है कम? क्योंकि जैसे कि आप देख पाएंगे कैलेंडर के अकॉर्डिंग, अगर आप देखेंगे जो कैलेंडर जारी किया गया है, तो उस हिसाब से जो मेंस की डेट दे रखी है वो दे रखी है 25 फरवरी। जी हाँ, 25 फरवरी 2024 को आपका फॉरेस्ट सर्विस का मेंस दे रखा है। अगर आप चेक करना चाहें तो बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे डेट दिखा देता हूं, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। और डेट आगे बढ़ी तो अच्छी बात है, और नहीं बढ़ी तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी अगर आपने तैयारी अभी से नहीं चालू रखी। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर कैलेंडर जब 6 अक्टूबर को जारी किया गया था संशोधित वाला, तो उसमें फॉरेस्ट सर्विस का भी मेंशन किया गया था मेंस का। और आप जैसे यहाँ पे देख पाएंगे, ये देखिए, राज्य सेवा वन सेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 25/2/2024। जी हाँ, 25 फरवरी को आपका मेंस एग्जाम होने के पूरे चांसेस है, अकॉर्डिंग टू जो लेटेस्ट कैलेंडर है उसके हिसाब से। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है, लगभग आप देखेंगे आज से तो 67 दिन का समय है। इन 67 दिनों में आपको मेंस की तैयारी करनी है, तो उसके लिए वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊं। साथ में दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हैं और तैयारी करने में समझ नहीं आ रहा है, तो प्रॉपर कोर्स आपको मिल जाएगा। जी हाँ, पेपर के लिए मेंस का कंप्लीट बैच स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, जिसकी फीस 5,999 है, लेकिन पहले 100 स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये फीस में 1,000 और कम हो जाएगा, 4,999 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी के साथ में ये बैच आपको मिलने वाला है, जिसमें वीडियो लेक्चर, एमसीक्यू सीरीज, टेस्ट सीरीज, नोट्स सब आपको मिलने वाले हैं। पूरा मेंस का कोर्स रहने वाला है। 600 प्लस यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं पूरे मेंस के सिलेबस के लिए। तो ये बैच बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं बैच ज्वाइन करने के लिए। अब मैं डिस्कस करता हूं यहाँ पर मेंस का पहले तो एग्जाम पैटर्न, उसके बाद हम सिलेबस पे आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न डिस्कस करते हैं। तो जिनको अभी तक मेंस का पैटर्न नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं, एक पेपर होगा जिसमें 2 सेक्शन है ना। पेपर 1 होगा जिसमें 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन ए सेक्शन होता है, दूसरा सेक्शन बी सेक्शन होता है। ए सेक्शन में आपके 50 क्वेश्चन होंगे। ए सेक्शन में आपके 50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा आपका 3 मार्क्स का होगा, तो 150 मार्क्स जो रहेगा पेपर में जो ए सेक्शन है उसका होने वाला है। दूसरा जो रहेगा वानिकी और समान विज्ञान का, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो टोटल आपके 300 मार्क्स हो जाएंगे। और क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो 150 क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में आएंगे, जो कि 450 मार्क्स का होगा। तो आपका रिटर्न ही यहां पर आप देख रहे हैं जो मेंस है फॉरेस्ट का, वो ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू केवल और केवल यहां पर 50 मार्क्स का है। उसमें भी मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, आप मिनिमम कुछ से भी ले आओ तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, और 500 में से आपकी क्या बनाई जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी फाइनल सिलेक्शन की। पेपर में टोटल टाइम 3 घंटे का रहेगा। 3 घंटे में आपको 150 प्रश्न हल करने हैं। पहला जो सेक्शन है ए सेक्शन, इसमें मध्य प्रदेश का जीके, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर और आपका समान स्तर का सामान्य ज्ञान। तो अगर आप देखेंगे तो 5 यूनिट पेपर 1 में है, जो ऑलरेडी आप प्री में पढ़ के आए हैं, वही चीज आपकी पेपर 1 में रहेगी। पेपर 2 एकदम अलग होने वाला है, क्योंकि 1 की जो है एकदम लेटेस्ट रहेगी। फॉरेस्ट्री आपके लिए नहीं होगी। साइंस यहां पर सामान्य विज्ञान लिखा तो है, लेकिन वो सामान्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस, बायो और केमिस्ट्री के जो रहेंगे वो आपको 11th-12th लेवल के देखने को मिलेंगे। तो यहां पर लिखा तो सामान्य विज्ञान है, लेकिन जब आप सिलेबस डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, बात करते हैं यहां पर नेगेटिव मार्किंग की। तो एक चीज याद रखिएगा, यहां पर नेगेटिव मार्किंग है।
मेंस में नेगेटिव मार्किंग है, तो यहां पर आप तुक्का भी नहीं लगा सकते। जी हां, 3R-W यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। सही करोगे तो 3 मिलेगा, गलत करोगे तो 1 कट जाएगा। जी हां, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को यहां पर मिलने वाली है। तो भैया सोच समझ के तुक्के लगाना, जो प्रश्न आपको सटीक तरीके से आएगा वही करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपके सिलेबस में मेंशन है, जिसके कारण आप देखेंगे कट ऑफ भी कम जाता है। अगर मेंस का कट ऑफ देखेंगे तो 250 में इंटरव्यू कॉल आ चुका था काफी स्टूडेंट्स को, यूआर कैटेगरी में भी, ओबीसी कैटेगरी में भी। अरे तो मेंस अगर आपका क्वालिफाई, प्री आपका क्वालिफाई हो रहा है और मेंस में आप 250 प्लस का जो आंकड़ा लेके चल रहे हो, सेफ साइड आप ले सकते हो, और 300 प्लस का आंकड़ा ले रहे हो तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, उससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है ना। तो कट ऑफ भी यहां पर आप देखेंगे इंटरव्यू के लिए आपका कम ही जाता है, तो उसके लिए आपका सिलेक्शन के चांसेस भी हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 260 270 मार्क्स आए, उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, 2020 वालों की मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इंटरव्यू में देखिए 50 का होगा, कोई न्यूनतम मार्क्स नहीं है। आप भाई इंटरव्यू में 20 मार्क्स ले आओ, 10 मार्क्स ले आओ, कोई दिक्कत नहीं हो। 50 में 50 तो कभी नहीं मिलते, 40 मिल गए, 45 मिल गए तो और अच्छी बात है। लेकिन मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भैया 20% लाना ही लाना है, 30% लाना ही लाना है, 40% लाना ही नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो इंटरव्यू में आपके कम भी मार्क्स रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न में आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वहां पर वेटेज आपको खुद देखने को मिल रहा है 450। 450 में से अगर आप 250 के ऊपर साइड लेके आ रहे हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके हो सकते हैं, जिसमें आपका सिलेक्शन भी हो सकता है ना। तो ये चीज आपको दिमाग में लेके चलनी है कि मेरे को 250 प्लस का एक जादुई आंकड़ा टच करना है मेंस में, तब मेरा इंटरव्यू का कॉल आराम से आ जाएगा और मैं फाइनल मेरिट में भी आ सकता हूं, क्योंकि यहां पर एससी और एसटी की रेंजर की वैकेंसी काफी है। एसीएफ के लिए दोस्तों थोड़ा सा आपको हायर साइड में जाना पड़ेगा, 300 प्लस का अगर आप टारगेट लेके चलेंगे तो एसीएफ भी आपका हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो रेंजर की बात बता दूं वो 250 प्लस, और एसीएफ के लिए 300 प्लस आपको कम से कम लाना है ना। और ये तो मैंने ऑलरेडी पहले के वीडियो में क्लियर कर रखा है आपसे कि एसीएफ का कट ऑफ कैसे बनता है मेंस का, और उसका फाइनल कट ऑफ किस तरह से बनता है, और रेंजर का किस तरह से बनता है, तो वो आपको मैं क्लियर कर रखा हूं, है ना। अब आते हैं सिलेबस पे। तो सबसे पहले ए सेक्शन देख लेते हैं। तो ए सेक्शन में कुछ भी नहीं है, 3 ही सब्जेक्ट है मेनली। एक आपका एमपीजीके हो गया, जो ऑलरेडी आप प्री में पढ़ के आए हो। दूसरा आपका आईसीटी हो गया, जो ऑलरेडी प्री में पढ़ा है। तीसरा करंट अफेयर और आपका इंटरनेशनल अफेयर, स्पोर्ट्स, है ना। तो एमपी का करंट अफेयर, तो ये आपका दे रखा है, और ये थोड़ा सा आपको हो सकता है पढ़ना पड़े, बाकी तो आपको रिवीजन ही करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अब इसका सिलेबस देखेंगे तो वही है, हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि ऑलरेडी कॉमन है। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, है ना। फिर आप देखेंगे सेकेंड यूनिट ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश का भूगोल, जो कि ऑलरेडी आपका कॉमन है ना, प्री में। फिर आपका है इकोनॉमी एंड पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी आपका प्री में ही है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है करेंट इवेंट इंटरनेशनल, तो ये भी आपका सेम ही है। और रही बात आपकी 5th यूनिट की, वो भी आपका देखिए सेम ही है, आईसीटी वाला पार्ट, जो कि आपका प्री में। तो पूरा का पूरा जो पेपर 1 है वो ऑलरेडी आपने कवर कर रखा है, बस यहां पर थोड़ी सी प्रैक्टिस और रिवीजन की आपको नीड पड़ेगी। अब आते हैं दोस्तों वो सेक्शन जहां पर आपको दिक्कत जा सकती है, जहां पर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा, तो वो सेक्शन पे मैं आ जाता हूं, फॉरेस्ट्री एंड साइंस के, है ना, वानिकी और विज्ञान पे। तो सबसे पहली यूनिट जो है, मैं यहां पर थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेता हूं। फॉरेस्ट्री की आप देखेंगे यहां पर, फॉरेस्ट्री की यहां पर आपको 4 यूनिट देखने को मिलेंगी। 4 यूनिट से आप देखेंगे तो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं मेंस में, मिनिमम। इससे कम तो नहीं रहेंगे, इससे ज्यादा हो सकते हैं। तो 35 से 40 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर आएगा आपका साइंस। तो साइंस को आप यहां पर बांट दो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, एनवायरमेंट में, तो ये आप बांट दो इसमें। अब साइंस में आप देखोगे सब यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साइंस का वेटेज जितना फॉरेस्ट्री का वेटेज है 40 यूनिट का, उतना ही है। फिर आपका आएगा एमपी की एक यूनिट, जो कि ट्राइब की है, जिसपे 10 क्वेश्चन रहेंगे, मध्य प्रदेश की जो जनजाति है उस पे। और एक यूनिट आपकी होगी यहाँ पर मैथ्स एंड रीजनिंग की, और यहां पर मैथ्स भी जो रहेगा एडवांस मैथ्स रहेगा, खासकर टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा,
वो वाला पार्ट होने वाला है। तो ये आपको मिलेगा बिल्कुल, इसके भी 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं यहाँ पर 35 से 40 क्वेश्चन इसके, उसके बाद आपके 40 क्वेश्चन साइंस के हो जाएंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चन एमपी की ट्राइब के हो जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपके किसके हो जाएंगे इसके। तो 100 मार्क्स का पूरा यहाँ पर आपका वेटेज देखने को मिलेगा, है ना। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। तो पहली यूनिट जो है 1 इन बानकी, जहां पर फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है कि फॉरेस्ट होता क्या है, फॉरेस्ट टाइप कितने हैं मध्य प्रदेश में, हमारे एमपी के साथ साथ आपके इंडिया में कितने हैं, क्लासिफिकेशन कैसा है फॉरेस्ट का डिक्लिनाइजेशन कैसे हो रहा है, किस तरह से फॉरेस्ट खत्म होते हैं, फिर जो बेसिकली आपके क्या कह सकते हैं आपके जो इंपॉर्टेंट ट्री हैं उनके नाम हमेशा आप देखेंगे। 2020 का पेपर देख लो, 21 का पेपर देखो या 22 का पेपर देखो, तीनों में उनके साइंटिफिक नाम डायरेक्ट दे रखा है। जो मेंशन है वही पूछ लेता है कि भाई तेंदू का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, या फिर बोल देगा टीक का साइंटिफिक नेम क्या हो गया। तो 3 से 4 क्वेश्चन तो इसी में आ जाएंगे, साइंटिफिक नेम में, है ना। इसके अलावा बेसिकली आप देखेंगे तो क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आ जाता है ना। फॉरेस्ट टाइप पे क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ये एरिया का मध्य प्रदेश है तो उसमें कौन सा फॉरेस्ट टाइप पाया जाता है। तो ये पूरा आपका पहली यूनिट वाली टाइप है। सेकेंड यूनिट जो है वन उपयोजन, जिसे हम फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन कहते हैं। तो फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में यहां पर चर्चा होगी कि भाई कैसे आपके पेड़ों को काटा जाता है, फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, फिर उससे लट्ठे जो होते हैं, लकड़ी जो होती है टाल में किस तरह से बनाई जाती है, तो उसकी सीजनिंग कैसे की जाती है, जो लकड़ी पतले पतले पट्टे कटते हैं, उसके बाद उनका प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर पल्प एंड पेपर आ जाएगा, जो कचरा बचा भाई छीलने के बाद तो उसके छीलन से भी आप देखेंगे आपका कागज चोरे बनाया जाता है ना। ऐसे ही एक यहाँ पर अलग से फॉरेस्ट मेजरमेंट टेक्निकल हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला और बाकी चीज हो जाती है। और बाकी तो आपका फिर नॉन वुड प्रोडक्ट आ जाएंगे, जो कि लकड़ी के अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो आपका आ जाएगा बाकायदा, है ना। तो वो आपको पूरा करना है। इसमें भी आपके पूछ लेगा कि इस पेड़ से कौन सा तेल मिल जाता है, या बोल देगा बताइए कि इसमें जो गम है ये गम कहां से प्राप्त होता है, रेसिन क्या है। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर आता है वन नीति और वन विधियां। तो पूरा ये पॉलिटी है, कह सकते हो आप, है ना, पॉलिटी। अब इसमें बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन आपको बनेंगे एकदम क्लियर कट। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आ गई, तो बोल देगा पहली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहां पर बनाई गई या फिर कब बनाई गई, है ना, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे। ऐसे ही दूसरी आजाद भारत की पहली कौन सी थी, तो 1952 की थी। ऐसे ही फॉरेस्ट लॉ पे आ जाओगे तो भैया जो एक्ट है 1927 का एक्ट हो गया, 2002 का एक्ट हो गया, 2006 का एक्ट हो गया। इसके अलावा जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो, इसके अलावा बेसिकली कंपैरिजन, जितनी आपकी तीनों फॉरेस्ट पॉलिसी, इसमें कंपैरिजन कि किसमें क्या कमी थी, किस फॉरेस्ट पॉलिसी में कितना कहा गया कि फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, 33% होना चाहिए हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, है ना। ये इसके बाद फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में क्या क्या मेंशन है, उसकी क्या क्या धाराएं हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट धारा है जिसपे सजा के प्रावधान है या फिर किसमें छूट है, तो वो आपको। साथ में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया 1980 का, इसको कब पारित किया गया था, है ना, इसके मेन फीचर्स क्या हैं, कितने इसमें बेसिकली आपकी धाराएं हैं और वो सब चीजें पार्ट हैं, तो वो यहां पर आप देखोगे पूछा जाएगा। ऐसे ही आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो, बायोडाइवर्सिटी आपका एक्ट हो, फॉरेस्ट राइट एक्ट हो ट्राइबल का, है ना। इसके अलावा आपके जो फॉरेस्ट एक्ट है 2019 का, उसके अमेंडमेंट, फिर बाम्बू फीड। उसके बाद ये जो टेक्निकल चीजें हैं, जैसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सबसे पहले कहां पे शुरू हुआ था, है ना, किसने शुरू किया था, सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पूछी जाएंगी। सेम मध्य प्रदेश की जो वन वानिकी एक्ट है 2001, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। तो ये बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है जहां से आप 100% स्कोर कर सकते हो, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला, क्योंकि जो सिलेबस है वही आपका पूछा गया अभी तक। मैं आपको पेपर भी यूट्यूब पे डिस्कस करवा दूंगा, लेटेस्ट वाला 2022 वाला मेंस का, 2021 वाला और 2020 वाला ऑलरेडी मैंने आपको लाइव भी डिस्कस करवाया था। बाकी मैं उसको यूनिट वाइज आपको डिस्कस करवा दूंगा, प्रीवियस पेपर के तीनों फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन, तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर वन रक्षण, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें आधी यूनिट तो खाली केवल रक्षण पे समाप्त हो जाती है कि किस तरह से हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया जिससे फॉरेस्ट को हार्म होता है उनके बारे में, कि आदमियों के द्वारा
लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा कैसे फॉरेस्ट खत्म किया जा रहा है, फिर एनिमल के द्वारा किस तरह से होता है, फिर कीड़े मकोड़े हैं उनके द्वारा किस तरह से होता है, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे बिजली गिर गई तो आग लग जाती है, रेगती आग किसे कहते हैं फॉरेस्ट की, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर पे बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हर साल आप देख रहे हो लगातार 1 से 2 क्वेश्चन फॉरेस्ट फायर पे आ रहे हैं। फिर आपकी ग्रेजिंग से क्या इफेक्ट पड़ता है फॉरेस्ट, जब आप बकरी चराने ले जाते हैं, गाय चराने ले जाते हैं, आप भेड़ चराने ले जाते हैं, मवेशी चराने ले जाते हैं अपने पालतू, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है फॉरेस्ट पे, है ना। इसके बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ज्योग्राफी वाला पार्ट हो जाएगा यहाँ पर कि सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। तो पहले सॉइल कंजर्वेशन से पहले अपन सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी सॉइल प्रोफाइल पता होगी तभी हम सॉइल कंजर्वेशन समझ पाएंगे। ऐसे ही वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये हो गया। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, फॉरेस्ट का क्लाइमेट मिटिगेशन पे क्या रोल है, कार्बन सिंक क्या है ना, कार्बन पूल क्या है। इसके अलावा आपका वाटर कंजर्वेशन क्या है, नेशनल पार्क कौन कौन से मध्य प्रदेश के खासकर फोकस पे, और पूरे उस पे तो हमको पढ़ना ही है, साथ में जो न्यूज में आपके हैं वो भी पढ़ना है। फिर सेंसस जो 2011 का सेंसस है वो आप बहुत अच्छे से करना है। क्वेश्चन यहाँ से 1 से 2 आपको आराम से देखने को मिलेंगे कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, किस जिले में है ना, इस तरह की कोई आपके सेंशन हो गए। एमपी को फोकस करते हुए साथ में आपके इंडिया लेवल पे भी, तो दोनों पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं सेंसस पे। फिर इको सिस्टम सर्वे एनवायरनमेंट का एक तरह से पार्ट है छोटा सा। फिर यहाँ पर एक यूनिट जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगी अच्छे से। बाकी आप देखेंगे रिजर्व फॉरेस्ट कौन कौन से मध्य प्रदेश में, बायोस्फीयर रिजर्व कौन से एमपी में, इंडिया में, उन पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 4 यूनिट फॉरेस्ट्री की बहुत स्कोरिंग है। आप आराम से 40 क्वेश्चन अगर यहां पर आते हैं तो 30 क्वेश्चन मिनिमम आप एक बार रीड करने से क्या कर पाओगे। ऑलरेडी मेरे फॉरेस्ट्री का कोर्स भी अवेलेबल आपके लिए ऐप पर है, केवल फॉरेस्ट्री अगर आपको ज्वाइन करनी है तो 4 यूनिट का कोर्स आपको पूरा हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो वहां से केवल फॉरेस्ट्री भी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, है ना। इसके बाद बात करता हूं मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनजाति, तो ये आप ऑलरेडी एमपी जीके में पढ़ रखे हो, लेकिन थोड़ा सा इसको अब आपको डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि डिटेल में यहां पर क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये प्री लेवल से थोड़ा सा ऊपर का लेवल आपको एमपीजीके में, ट्राइब खासकर जो है मेंशन यहां पर है, कल्याणकारी योजनाएं हो गई, ये आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, है ना। इसके बाद आपका देखिए आ जाता है साइंस में केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में भी आप देखेंगे तो मोटा मोटी जो यहां पर आप जैसे दिख रहा है आपको, तो एक तो आपका केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन हो गया, है ना। केमिकल बेसिकली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एक पार्ट हो जाता है, टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस जो है एक पार्ट हो जाता है। फिर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, दूसरा पार्ट जो कि आपका एसिड वाला पार्ट है, जिसमें एसिड बेस पीएच स्केल वाला आ जाएगा। तो एक टॉपिक ये हो गया। फिर आप देखेंगे तो कुछ केमिकल कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, अलग अलग कंपाउंड जो होते हैं, जैसे आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ ले, बेकिंग सोडा का वो पूछ ले, है ना। इसके अलावा फिर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ अलग मटेरियल आ जाएंगे, जैसे लाइम कैसे बनाया जाता है, सीमेंट कैसे बनाया जाता है, ग्लास स्टील कैसे बनाया जाता है, ये आ जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर मेटल आ जाएगी, पूरी मेटल के बारे में पूरा आपको पढ़ना है, जो प्रोडक्ट टेबल है वो। उसके अलावा मेटालर्जी ऑफ कॉपर एंड आयरन, है ना, ये आपको पढ़ना है। फिर आप देखेंगे नॉन मेटल आपको पूरा पढ़ना है, उसकी पोजीशन क्या है प्रोडक्ट टेबल पे, ये पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं, इनके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक मटेरियल में जो पॉलीमर हो गए, पॉलीथीन हो गई, ये हो गया। तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे केमिस्ट्री है, जिसमें आप देखेंगे मोटा मोटी 4 टॉपिक है ना। केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट हो गया, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो गए, है ना। उसके बाद आपका बेसिकली एसिड बेस वाला चैप्टर हो जाता है। फिर आपका जो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है डेली यूज वाले, है ना, वो आपके हो गए। फिर मेटल, नॉन मेटल और ऑर्गेनिक वाला हो गया। तो ये पूरा आपकी क्या है, केमिस्ट्री है। फिर आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन है ये भी छोटा ही एज कंपेयर टू अगर टॉपिक वाइज बांटे तो। एक चैप्टर तो आपका एनर्जी का है, ऊर्जा का है, ऊर्जा के बारे में पढ़ना है ना। कन्वेंशनल ऊर्जा कौन सी होती है, नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा कौन सी होती है, रिन्यूएबल कौन सी है। एमपी को फोकस करके आप देखेंगे तो एमपी एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड या उससे संबंधित जो ऊर्जा बेसिकली बोर्ड है उसके बारे में। तो ये यहां तक आप देखेंगे तो एक ही यूनिट है एनर्जी, है ना। एनर्जी की एक ही यूनिट है, जो कि ऑलरेडी आपने प्री में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होगा कि भाई मान के चलिए कि सोलर
पे क्वेश्चन आ गया, या फिर आपको क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन जो है आपका नॉन कन्वेंशनल मेथड है एनर्जी का, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, सेम आप देखेंगे दूसरा जो टॉपिक चालू होता है वो लाइट। अब लाइट में जो पढ़ना है ना आपको, वो आपको 11th-12th लेवल का पढ़ना है ना। बिल्कुल बेसिक तो आएगा नहीं, 11th-12th लेवल का पढ़ना है, क्योंकि यहां पर आपको देखेंगे यूवीएफ वाला जो फॉर्मूला है उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको मेंशन किए गए और इस पर न्यूमेरिकल आपके आते हैं। यूवीएफ वाला जो फॉर्मूला है उस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो लाइट आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा आपका ये लाइट का सिलेबस है और इसको आप काफी डिटेल में पढ़ना है। 11th-12th लेवल का पूरा आपको पढ़ना है। फिर आप देखेंगे इसी में आगे अगला जो टॉपिक आता है वो इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरा पढ़ना है, सेल्स के बारे में पूरा पढ़ना है। फिर उसके आगे जब आप थोड़ा सा बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी आ जाता है। तो मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है, जो दोनों जुड़े हुए हैं, वो पढ़ने हैं। और यहाँ पर भी आपको न्यूमेरिकल खासकर देखने को मिलेंगे। देखिए लिखा है बकायदा मेंशन न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल यहाँ पर आएंगे तो आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ में मैग्नेट वाला चैप्टर, मैग्नेटिज्म जो है वो आपको पढ़ना है, और ये भी 11th-12th लेवल का पढ़ना है। फिर आपका यहाँ पर देखेंगे बेसिकली वही आप देखेंगे पूरा का पूरा मैग्नेट वाला पार्ट यहाँ पर मेंशन अलग से किया गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म ये पूरा आपको पढ़ना है, न्यूमेरिकल भी देखने। तो फिजिक्स में 11th-12th का आपको सिलेबस कवर करना है। मोटा मोटी दो चैप्टर जो हैं 11th-12th लेवल के आपके होंगे, एक लाइट हो गया, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा मैग्नेटिज्म, और न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको कवर करना है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों आपका बायो। अब बायो में आप देखेंगे यहाँ पर, तो बायो में पहले तो एनिमल के बारे में पूरा पढ़ना है। एनिमल के न्यूट्रिशन हो गए, डाइजेशन हो गए, सेल का है ना, यूनिसेलर एनिमल में। उसके बाद यहाँ पर आप टिड्डे का देखेंगे, ग्रासहोफर का है ना, तो अमीबा का हो गया है ना, तो ये हो गया। उसके बाद फिर आप देखेंगे फिर ह्यूमन चालू हो जाएगा, ह्यूमन का पूरी तंत्र है ना, ह्यूमन बॉडी पूरी पढ़नी है। ह्यूमन बॉडी पूरी पढ़नी है, जिसमें डाइजेस्टिव से लेके बेसिकली आपका है ना ये पूरा पढ़ना। आगे हम देखेंगे तो ह्यूमन का पूरा आ जाएगा। साथ में आप देखोगे पौधों के बारे में पूरा पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस आ गया, लाइट रिएक्शन आ गए है ना। उसके अलावा आपका टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आ गया है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल यहाँ पर आपका प्रोटीन और ये सब चीजें आ जाएंगी। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो भी आपको यहाँ पर पूरा पढ़ना है। फिर आप देखोगे पूरा आपका ह्यूमन बॉडी आ जाएगी, ब्लड आ जाएगा, ह्यूमन बॉडी वाला पार्ट आ गया है ना। ब्लड टाइप हो गए, ब्लड कैसे चलता है। फिर आप देखिए यहाँ पर एक्सक्रिएशन सिस्टम ऑफ मैन, प्लांट, तो प्लांट का भी पढ़ना है, मैन का भी पढ़ना है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो नर्वस सिस्टम हो गया ह्यूमन बीइंग का। पूरा ह्यूमन बॉडी में कह रहा हूं, पूरा ह्यूमन बॉडी पढ़ना। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो रिप्रोडक्शन आपका आ गया है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका किसका भी पढ़ना है, आपके पेड़ पौधों का भी पढ़ना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग है ना, ये पूरा आपको पढ़ना है। इसके बाद आप देखेंगे तो डीएनए वाला पार्ट आ जाएगा, हेरिडिटी इवोल्यूशन वाला पार्ट आ जाएगा। तो आपको रिप्रोडक्शन जो है ह्यूमन का और किसका, बेसिकली पेड़ पौधों का, प्लांट्स का भी यहाँ पर डिस्कस करना है। और ह्यूमन बॉडी तो देख रहे हो आप पूरा पढ़ना है। ये पूरा सिलेबस जो है आपका किसका हो जाएगा, बायोलॉजी का हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों तो 11th-12th लेवल के ही क्वेश्चंस आपको बायो के देखने को मिलेंगे। तो आपको 11th-12th का भी कुछ टॉपिक कवर करना होगा, वरना नहीं होगा है ना। फिर आएगा आपका एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में आप देखेंगे तो इसमें भी एनवायरमेंट को किस तरह से डिवाइड किया वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप देखेंगे तो एनवायरमेंट में बायोडायवर्सिटी वाला जो पार्ट है वो एक पार्ट है पूरा का पूरा, जिसमें पूरी की पूरी आप देख रहे हैं बायोडायवर्सिटी के बारे में चर्चा है। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन हो गया है ना, बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन हो गया है ना। इसके अलावा ग्लोबल, नेशनल, लोकल बॉडी हो गई, बायोडायवर्सिटी में हॉटस्पॉट्स हो गए है ना, बायोम हो गया। तो ये पूरा पहला है। दूसरा चैप्टर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का है ना। एक तो बायोडायवर्सिटी वाला चैप्टर, दूसरा एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ये भी आप देखेंगे तो 11th and 12th लेवल ही आपको करना है ना। 11th-12th लेवल जनरली आप देखेंगे तो आपको 11th-12th की बुक्स में ही इनसे रिलेटेड चैप्टर मिलेंगे है ना, वो आपको कवर करने हैं, एनवायरमेंट पॉल्यूशन। अब यहां पर भी आप देखेंगे इतना तो हो गया। उसके बाद इसमें आएगा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। जी हाँ,
एक चैप्टर यहाँ पर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का जोड़ दिया गया है, जिसमें अलग अलग टाइप के डिजास्टर। फिर आप देखेंगे तो इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट आ जाएगा, जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ, तो एक चैप्टर ये आपका हो जाएगा। तो कुल मिला के बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, डिजास्टर और ह्यूमन पॉपुलेशन या ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है, जहां पर ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, तो वो यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 4 टॉपिक यहां पर मोटा मोटी आपको देखने 11th 12th लेवल पे। फिर आता है दोस्तों आपका मैथ्स और कुछ पार्ट रीजनिंग का। मैथ्स में भी आप देखेंगे तो अर्थमेटिक पूरा मेंशन है ना, अर्थमेटिक टॉपिक पूरा का पूरा मेंशन करके रखा है। हर टॉपिक है भाई, एवरेज देखो, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, एसआई सीआई है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, परसेंटेज रेशियो है ना, इसके अलावा आपका 2D वाला मेथड पूरा आपको दे रखा है। तो अर्थमेटिक पूरा है। फिर आता है अलग से एडवांस। एडवांस में आप देखेंगे तो अलजेब्रा पूरा मेंशन है, जिसमें आपका फैक्टर, एचसीएफ एलसीएम से आप फ्रैक्शन का हो गया, इसके अलावा अलजेब्रा में बेसिक रूल हो गए और बाकी मेथड हो गई, जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ये सब आपको पढ़ना है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो ज्योमेट्री है ना, ज्यामिति, तो ज्यामिति में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, बेसिक से लाइन से शुरू होगा, ट्राइंगल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में है ना। इसके अलावा आपका पूरा का पूरा यहाँ पर मेंशन कर रखा है। फिर आता है टिग्नोमेट्री, तो टिग्नोमेट्री भी आपको पूरा पढ़ना है, जिसमें आपके सर्कुलर मेजर से लेके टिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, साइन कॉस थीटा, उनका बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको दे रखा है, ये भी पूरा पढ़ना है। फिर आता है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, तो इसमें रीजनिंग आ जाएगी, जहां पर कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया है ना, तो ये सब आपको पूरा करना है। तो इतना बड़ा आपका सिलेबस है और टाइम कितना है आपके पास, 67 दिन का टाइम है ना, लगभग आज से जोड़े तो 67 दिन का टाइम है। तो इतना हौच पौच कैसे कर पाओगे, सब टॉपिक खुद से खोजना दिक्कत जाएगा, इसलिए आपके लिए बैच मिल जाएगा जो कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रॉपर हर टॉपिक पे आप क्या कर सकते हैं, देख के उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पूरा बैच है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइव क्लासेस एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी आपको मिलेगी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन भी आपको मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको बकायदा मिलेगी। तो ये बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर में पहले 100 स्टूडेंट के लिए 4,999 रुपए का बैच है मात्र, उसके बाद दोस्तों ये फीस बढ़ जाएगी। तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए और लग जाइए तैयारी में, क्योंकि 67 दिन का टाइम है और 67 दिन में आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और आप बन सकते हैं एसीएफ या रेंजर। अगर आपने मेंस में अच्छे मार्क्स ले आए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि इंटरव्यू केवल 50 मार्क्स का है और ये बैच में आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी इंक्लूड रहेगा। तो इंटरव्यू का भी टेंशन छोड़ दीजिए, इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इंक्लूड रहेगा। अभी लिमिटेड ऑफर है, इसके बाद फीस इसकी 5,999 हो जाएगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 9806883688 पे कॉल करके अभी ही। और कोई डाउट लगे तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 7049240399 पे और अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो, कोई डाउट लगे तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, मुझे पिन। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।